सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स के एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हम कर चुके हैं और आरबीआई एक्ट हम कर चुके हैं, और उनके कुछ मॉक टेस्ट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी हम कर चुके हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ये हमारा दूसरा पार्ट है। एक पार्ट इसका और आएगा, उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब की बार जो आपके पास जो टॉपिक कराए जा रहे हैं वो फुल डिटेल में कराए जा रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम किसी हद तक भी अगर टफ आता है तो आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएं। और अगर आप ये वीडियो मिस्टर मिथिज मेलवान चैनल पर देख रहे हो तो हमारा जो नया चैनल है मेलवान स्टडी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो एक डेडिकेटेड चैनल है जो एजुकेशन के लिए, जो कि हमने नया बनाया है। तो वहाँ पे जाके आप ये कंप्लीट वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास है सेक्शन 6 चेक। ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफिक banker and not expressed to be a payable otherwise than on demand. It include the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form। यानी कि सेक्शन 6 में हमें चेक के बारे में बताया गया है। इससे पहले हमने प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया है। तो देखिए चेक क्या होता है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, यानी कि एक स्पेसिफिक बैंक के द्वारा या बैंक के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है। नोट एक्सप्रेस टू बी पेबल, और जो पेबल का जो तरीका है उसका कि पेबल कब होगा वो ऑन डिमांड होता है। यानी कि जब चेक को लेकर आया जाएगा तब उसकी पेमेंट करनी होती है, ना कि उसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता कि उस डेट पे जाके वो पेमेंट करनी है। अगर होल्डर चेक लेके नहीं आएगा तो जो चेक है उसकी पेमेंट नहीं की जाती। इट इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ए ट्रंकेटेड चेक, और इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी, जो चेक होता है उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी बनाई जाती है या फिर होती है। नेक्स्ट है की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग ए चेक। तो देखिए जो एक चेक है उसकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट है इन राइटिंग, यानी कि द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन ए राइटिंग फॉर्म। जो इंस्ट्रूमेंट है, जो चेक है, वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। एन ओरल प्रोमिस इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक ओरल प्रोमिस यानी कि सिर्फ बोल दिया कि मैं आपको पे करूँगा, वो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता। सेकंड हमारे पास है अनकंडीशनल प्रोमिस और ऑर्डर, यानी कि जो प्रोमिस किया जा रहा है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रोमिस, जो कि प्रोमिजरी नोट के केस में होता है, और एन अनकंडीशनल ऑर्डर। और अनकंडीशनल ऑर्डर किस केस में होता है? चेक या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में। टू पे ए स्पेसिफिक सम ऑफ मनी देयर शुड बी नो कंडीशंस अटैच टू द पेमेंट। थर्ड है सर्टेनिटी ऑफ सम, यानी कि द अमाउंट टू बी पेड मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड एंड फिक्स्ड, यानी कि जो अमाउंट पे किया जाएगा वो क्लियरली उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। इट कैन नॉट बी वोग और सब्जेक्ट टू एस्टिमेशन, यानी कि एस्टिमेशन या लमसम का अमाउंट नहीं होगा चेक पे, एक एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो 5600 देने थे तो आप उस पर लिख दो कि पे अराउंड 5050, ठीक है। तो ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं होगा, एग्जैक्ट अमाउंट चेक के ऊपर लिखा जाता है। नेक्स्ट है साइंड बाय द मेकर और ड्रॉवर, यानी कि द पर्सन इशूइंग द इंस्ट्रूमेंट, द ड्रॉवर इन द केस ऑफ ए चेक मस्ट साइन इट टू वैलिडेट इट, यानी कि जो पर्सन चेक बनाएगा, जिसको हम मेकर या फिर ड्रॉवर बोल देंगे, उसको चेक के ऊपर साइन करना ज़रूरी है। उसके बिना वो वैलिडेट चेक नहीं होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पेएबल ऑन डिमांड और एट ए फिक्स्ड डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम, यानी कि फॉर चेक्स इट्स ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। जो चेक होते हैं वो पेएबल ऑन डिमांड होते हैं। अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी पेएबल एट ए फ्यूचर डेट, यानी कि जो प्रोमिजरी नोट है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, उनके ऊपर एक डेट डली होती है, उस डेट को मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन
जो चेक है वो पेबल ऑन डिमांड होता है। वैलिडिटी आपको पता है कि 3 महीने की होती है। 3 महीने के अंदर जब भी जो होल्डर है चेक को लेकर आएगा, यानी कि ऑन डिमांड उसकी पेमेंट की जाएगी। नेक्स्ट है 6 है ट्रांसफरेबिलिटी यानी कि नेगोशिएबिलिटी। दिस इज ए कोर करेक्टरिस्टिक्स बाय डिलीवरिंग। तो बाय डिलीवरिंग में देखिए क्या होगा, इफ़ द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू बैरियर, ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड बाय सिंपलिंग हैंडलिंग इट ओवर। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेएबल टू बैरियर है, तो सिर्फ डिलीवरी करने से ही उसकी नेगोशिएशन हो जाती है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और दूसरा केस हमारे पास क्या है, बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और एंडोर्समेंट और डिलीवरी की ज़रूरत कब पड़ेगी, इफ़ इट्स पेएबल टू ऑर्डर। अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेएबल टू ऑर्डर है तो उसके लिए डिलीवरी तो करनी ही होगी, साथ में इट रिक्वायर्स द पेइज सिग्नेचर यानी कि एंडोर्समेंट ऑन द बैक एंड डिलीवरी टू द न्यू होल्डर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी करनी पड़ेगी और साथ में जो पेई है उसके सिग्नेचर होंगे यानी कि एंडोर्समेंट होगी, उसके बाद वो पेएबल होगा। नेक्स्ट है प्रीजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन। अनलेस प्रूवन अदरवाइज इट्स प्रिज्यूम दैट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज इशूड फॉर सम वैल्यूएबल कंसिडरेशन। यानी कि ये मान के चला जाता है कि जो चेक जो दिया गया है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो किसी वैल्यू के लिए दिया गया है। मान लो मैंने लैपटॉप लिया मान लो, तो उसकी पेमेंट करने के लिए मैंने चेक दिया, तो यानी कि एक वैल्यू के लिए चेक दिया गया, फिर किसी काम को किसी सर्विस के लिए चेक दिया गया है। नेक्स्ट है 8 होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स में देखिए क्या होगा, ए स्पेशल फीचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज दैट ए होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी कि समवन हु एक्वायर्स द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ एनी डिफेक्ट इन टाइटल। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, आगे भी आपके पास आएगा, वहाँ भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स पहली बात तो कौन होता है कि जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वैल्यू के लिए, गुड फेथ के लिए और विदाउट किसी भी डिफेक्ट के है, गेट्स ए बेटर टाइटल देन द पर्सन फ्रॉम हु दे रिसीव इट। वो उसके ऊपर एक बेटर टाइटल क्लेम करते हैं, किससे बेटर, जिस पर्सन ने उसको वो चेक दिया है। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सर्टेन डिफेंसेस दैट कुड बी रेज्ड अगेंस्ट प्रीवियस होल्डर। और जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है उसको प्रोटेक्शन ही मिलती है जो कि प्रीवियस जो होल्डर है उनके द्वारा अगर कोई भी डिफेक्ट पैदा किया जाता है, रेज किया जाता है, तो उससे भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट है 9 राइट टू सू। द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ द राइट टू सू ऑन इट इन देयर ओन नेम ऑफ इट इज डिसऑनर्ड। यानी कि जो होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, अगर जो पेमेंट नहीं होती है किसी भी कारण, कोई टेक्निकल हो गया फेलियर या फिर मान लो अमाउंट इनसफिशिएंट था, तो उस केस में जो होल्डर है वो जो ड्रॉवर है उसको शू कर सकता है अपने नाम पे। अगर यानी कि जो चेक डिसऑनर हो गया तो वो पर्सन को शू कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ चेक्स। टाइप्स ऑफ चेक्स में देखिए क्या आएगा, 2 तरह के चेक है हमारे पास, ऑर्डर चेक और बैरियर चेक। ऑर्डर चेक कौन सा होता है, 1 पर्सन और मोर इज स्पेसिफाइड ऑन द चेक एज पे और एंडोर्सी। यानी कि जिस चेक के ऊपर एक या एक से ज़्यादा पर्सन स्पेसिफाइड किए गए हैं एज ए पे या फिर एंडोर्सी। और दूसरा नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और जो ऑर्डर चेक होता है वो नेगोशिएट कब होता है, जब उसकी डिलीवरी की जाती है, डिलीवरी दोनों केस में होगी, साथ में एंडोर्समेंट भी की जाती है। उसके बाद सेकंड केस है इसमें हमारे पास, सेकंड टाइप है बैरियर चेक। बैरियर चेक के देखिए क्या है, नो पर्सन इज स्पेसिफाइड इन द चेक एज पेई और एंडोर्सी। यानी कि चेक के ऊपर पर्सन जो स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि कौन उसका पेई या फिर एंडोर्सी है, और द वर्ड्स टू बैरियर अपीयर ऑन द चेक, या फिर उसके ऊपर जो चेक है उसके ऊपर पेबल टू बैरियर लिखा गया है, फिर टू बैरियर लिखा गया है।
नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी होती है, और ये जो चेक होता है ये सिर्फ डिलीवरी से ही नेगोशिएट हो जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस्ड चेक्स। क्रॉस्ड चेक देखिए क्या होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द ड्रॉवी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉट टू पे द चेक ओवर द काउंटर। क्रॉस्ड चेक का मतलब क्या है, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्रॉसिंग क्या होती है। इसमें क्या होगा देखिए, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इसको। स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द ड्रॉवी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि जो चेक जो बैंक है जो उस चेक को पे कर रहा है, जो पेइंग बैंकर है, उसको डायरेक्शन दी जाती है कि ये जो चेक है वो पेएबल नहीं होगा ओवर द काउंटर, यानी कि कैश में उसको पे नहीं किया जाएगा। अगर मान लो 2000 रुपीज़ का चेक है तो उसको जो पेमेंट है वो कैश नहीं दी जाएगी, यानी कि वो जो चेक है वो अमाउंट में अकाउंट में पे होगा। नेक्स्ट है चेक्स ड्रॉन इन डिफरेंट इंक्स स्क्रिप्ट्स एंड हैंड राइटिंग्स, यानी कि चेक जो है अगर उसके ऊपर अलग अलग इंक से लिखा गया है, अलग अलग लिखावट है या फिर अलग अलग हैंड राइटिंग है, तब देखिए क्या होगा, सच चेक्स वुड बी पेड, ऐसे चेक को पे किया जाएगा। लेकिन कब, इफ़ अदरवाइज इन ऑर्डर एंड द पेइंग बैंक इज इन पोजिशन टू रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ड्रॉवर, यानी कि जो पेइंग बैंक है अगर वो पढ़ सकता है कि उसके ऊपर क्या लिखा गया है। डिफरेंट इंक में भी अगर लिखा गया, मान लो कोई पर्सन ब्लू से लिखना स्टार्ट किया और अगर मान लो पेन ख़त्म हो गया तो अगर उसके बाद वो मान लो ब्लैक से भी लिख देता है, तो अगर जो पेइंग बैंक है उसको समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, उसको वो अच्छे से रीड कर सकता है, तो जो ऐसा जो चेक है वो पे किया जाता है। नेक्स्ट है चेक्स विदाउट डेट, यानी कि ऐसे चेक जो कि होल्डर के पास है जिसके ऊपर कोई डेट नहीं डली हुई है, तब क्या होगा देखिए, सच चेक्स आर टू बी रिटर्न बाय द बैंक, ऐसे चेक जो रिटर्न कर दिए जाएंगे। ए होल्डर कैन कंप्लीट एन इनकोहेट चेक, जो होल्डर है वो एक इनकोहेट यानी कि जो अधूरा चेक है उसको पूरा कर सकता है। पहली बात हमने क्या पढ़ी कि अगर जो चेक के ऊपर डेट नहीं डली हुई है तो वो पेएबल नहीं होगा, वो पे नहीं होगा। दूसरा, जो होल्डर है वो एक इनकोहेट चेक को कंप्लीट कर सकता है बाय फिलिंग इन द डेट एंड टेक द पेमेंट ऑफ द चेक, यानी कि अगर डेट नहीं डली हुई है तो वो अपने हिसाब से डेट, करंट डेट या जो भी वो डेट डालना चाहे वो डेट डाल के वो पेमेंट ले सकता है। ए चेक बियरिंग ए डेट बीइंग ए हॉलीडे कैन बी पेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, और अगर जो चेक है उसके ऊपर ऐसी डेट लिखी गई जिस डेट को कि हॉलीडे पड़ रहा है तो वो चेक नेक्स्ट डे को, नेक्स्ट वर्किंग डे को पेएबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास चेक बियरिंग इम्पॉसिबल डेट, यानी कि ऐसा चेक जिसके ऊपर इम्पॉसिबल डेट है, जैसे कि अभी जून चल रहा है तो अगर किसी ने आपको चेक दिया है 31 जून का, अब 31 जून आएगी नहीं, ठीक है, यानी वो इम्पॉसिबल डेट है, तो देखिए उस केस में क्या होगा, ए चेक बियरिंग एन इम्पॉसिबल डेट मीन्स द चेक ड्रॉन विद ए डेट विच नेवर हैपन्स टू एग्जिस्ट, यानी कि ऐसी डेट जो कभी आती ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल नवंबर 31 और फरवरी 30 विच मे बी पेड ऑन नवंबर 30 एंड फरवरी 29 और 28 रिस्पेक्टिवली एज द केस में भी, यानी कि अगर मान लो जून 31 का चेक दिया गया है तो वो जून 30 को पे किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी डेटेड चेक, यानी कि एन एंटी डेटेड चेक इज वन विच बियर्स डेट पीरियड टू द एक्चुअल डेट ऑफ साइनिंग द चेक और ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट एंड इट कैन बी पेड टिल इट बिकम ए स्टेल चेक, यानी कि ऐसा चेक जिसके ऊपर एक डेट डाली गई है, जब तक वो डेट नहीं आती तब तक वो पेएबल नहीं होगा, यानी कि डेट मान लो बाद की डालती तो चेक को कब पेएबल होगा, जब वो डेट आएगी। और कब तक पेएबल हो सकता है, जब तक कि वो स्टेल चेक नहीं बनता। स्टेल चेक क्या होगा, वो स्टेल चेक इज द वन वैलिडिटी ऑफ विच ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड एंड ड्यू टू दैट इट कैन नॉट बी पेड, यानी कि स्टेल का मतलब होता है बासी, ठीक है। तो ऐसा चेक जिसकी की जो डेट जो होती है, जो पीरियड होता है, वैलिडिटी पीरियड जो होता है वो एक्सपायर हो चुका है, तो उस वो जो चेक है, स्टेल चेक है, उसको पे नहीं किया जाता। अब जो वैलिडिटी पीरियड है वो कितना होता है देखिए,
वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए चेक। तो देखिए वैलिडिटी पीरियड कितना होगा। सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट स्टेट्स द चेक शुड बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन 6 मंथ। यानी कि सेक्शन 138 में बोला गया है कि 6 महीने के अंदर पेमेंट होती है फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और विद इन इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। हाउएवर एज पर द RBI डायरेक्शन डेटेड 4/11/2011 यानी कि 4/11/2011 को जो RBI की डायरेक्शन आई है अंडर सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2012 चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट एंड बैंकर्स चेक्स presented after 3 months from their date cannot be paid by the bank। यानी कि पहले जो वैलिडिटी थी वो 6 महीने थी, लेकिन 1/4/2012 से जो वैलिडिटी है चेक की वो 3 महीने कर दी गई है। नेक्स्ट है रीवैलिडेशन ऑफ चेक। आफ्टर ए चेक बिकम स्टेल, यानी कि जब जो चेक है वो स्टेल हो जाता है, यानी कि उसकी वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो जाता है। इट कैन बी रीवैलिडेटेड, उसको रीवैलिडेट किया जा सकता है। एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी भी बार उसको रीवैलिडेट किया जा सकता है। द फ्रेश वैलिडिटी रन्स फ्रॉम द डेट ऑफ रीवैलिडेशन, और जो फ्रेश वैलिडिटी है जब उसको रीवैलिडेट किया जाएगा तब से उसकी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी दोबारा। नेक्स्ट है पोस्ट डेटेड चेक। द चेक विच बियर्स ए डेट आफ्टर द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन एंड द डेट हैज नॉट फॉलन ड्यू टिल प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ए पोस्ट डेटेड चेक। यानी कि ऐसा चेक जिसकी जो पे की डेट अभी नहीं आई है उसे बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। सच चेक्स बिकम्स इफेक्टिव ऑन द डेट मेंशन ऑन द बॉडी ऑफ द चेक। और ऐसे जो चेक है वो कब जो पेबल होंगे, जब जो उसके ऊपर डेट लिखी गई है वो डेट आएगी। द ड्रॉर ऑफ सच ए चेक कैन बी इशूड बाय द होल्डर आफ्टर द मेंशन डेट ओनली। और जो होल्डर है, मान लो आज है 24, तो 24 को कोई चेक दिया गया है और उसके ऊपर जो डेट है वो 28 की है, 28 ऑफ जून। तो जो होल्डर है वो जो ड्रॉवर है उसको इशू कब कर सकता है? 28 के बाद। 28 से पहले उसको इशू नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसका मैच्योरिटी पीरियड ही नहीं आया है, जब तक उसकी डेट नहीं है पे की, उससे पहले उसको इशू नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स ऑन चेक्स। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो स्टेल चेक क्या होता है, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है और एंटी डेटेड चेक क्या होता है। देखिए फर्स्ट कॉलम हमारे पास है चेक इशूड ऑन, यानी कि चेक इशू कब हुआ। दूसरा चेक डेटेड एज, चेक के ऊपर डेट क्या लिखी गई है और टाइप ऑफ चेक क्या होगा। देखिए दिसंबर 12, 2022 को एक चेक बनाया गया, उसके ऊपर डेट डाली गई दिसंबर 1, 2022, यानी कि बना 12 को है लेकिन डेट उससे पहले की डाल दी, तो वो हमारे पास होता है एंटी डेटेड चेक। वो होता है हमारे पास एंटी डेटेड चेक। दूसरा, या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कोई जो कस्टमर है वो चेक लेके आता है, ठीक है, तो वो कितनी तारीख को आता है, मान लो वो 12 तारीख को चेक लेके आता है, लेकिन उसके ऊपर डेट क्या डली हुई है, 1 तारीख उसके ऊपर डेट डली हुई है, यानी कि जो उसका वैलिडिटी पीरियड है वो पहले ही स्टार्ट हो चुका है। यानी कि जो वो चेक है वो थोड़े दिन बाद लेके आया है, लेकिन उस पर जो डेट डली हुई है पहले की डली हुई है, तो वो हमारे पास हो गया एंटी डेटेड चेक। दूसरा, दिसंबर 12, 2022 को एक चेक बनाया गया और उसके ऊपर डेट डाली गई दिसंबर 31, 2022, तो वो हमारे पास होता है पोस्ट डेटेड चेक। यानी कि जो उसका मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है, जो उसका वैलिडिटी पीरियड है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको अभी पे नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर डेट कितनी है, 31, तो 31 के बाद उसको जो पे किया जा सकता है। और साथ में जो होल्डर है वो भी जो ड्रॉवर है उसको इशू कब कर सकता है, 31 के बाद। और तीसरा केस हमारे पास है कि दिसंबर 12, 2022 को एक चेक बनाया गया और उसके ऊपर जो डेट है वो अगस्त 12, 2022 है,
तो ऐसा जो चेक है वो स्टेल होगा। अब अगस्त 12 से अब अगर हम इसकी वैलिडिटी निकालें तो अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि नवंबर को ही वो क्या हो गया है, वो जो स्टेल हो चुका है। ठीक है, यानी कि उसकी जो वैलिडिटी पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। और हम तो करें दिसंबर की बात, यानी कि दिसंबर में अगर उसको मान लो कोई लेकर आया है तो उस केस में क्या होगा, वो स्टेल चेक हो जाएगा। उसको पे करने के लिए रीवैलिडेट करवाना पड़ेगा दोबारा, अदरवाइज वो पेएबल नहीं होगा। नेक्स्ट है CTS 2010 स्टैंडर्ड। देखिए CTS क्या है, पर्पज क्या है, देखिए इसका अचीविंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेक्स। दूसरा फीचर्स ऑफ CTS चेक जो अब आजकल जो चलते हैं 2010 के बाद जो स्टार्ट हुए हैं, देखिए उनके फीचर्स क्या हैं। ब्रांच एड्रेस विद IFSC कोड प्रिंटेड ऑन टॉप। ठीक है, ये आप सभी ने देखा हुआ है कि ब्रांच एड्रेस होता है चेक के ऊपर और IFSC कोड होता है टॉप पे प्रिंटेड होता है। दूसरा डेट होती है किस फॉर्मेट में, डेट मंथ ईयर इस फॉर्मेट में होती है और बॉक्स के अंदर होती है। थर्ड ए पेंटोग्राफ डैट शोज वॉइड या फिर कॉपी, एक पेंटोग्राफ इसके ऊपर आप देख सकते हो। नेक्स्ट न्यू रूपी सिंबल इंस्टेंड ऑफ बाइलिंगुअल फॉर्मेट। न्यू रूपी का जो सिंबल है वो उसके ऊपर आप देख सकते हो। प्लीज साइन अबो इज मेंशन एट द बॉटम, जहाँ पे जो होल्डर है वो साइन करता है, ठीक है, सॉरी ड्रॉर जो साइन करता है वो भी वहाँ पर लिखा होता है। वहाँ पर क्या लिखा होता है, प्लीज साइन अबो। उसके बाद वाटरमार्क होता है CTS इंडिया के नाम से, और अल्ट्रावायलेट लोगो ऑफ द बैंक टू बी विजिबल इन UV लैंप्स। UV लैंप के अंदर जो अल्ट्रावायलेट लोगो होता है बैंक का वो भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 7। सेक्शन 6 हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने पढ़ा चेक के बारे में। सेक्शन 7 हमारे पास है ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। द मेकर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड ड्रॉवर, यानी कि जिस पर्सन ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है फिर चेक बनाया है वो होता है ड्रॉवर। दूसरा द पर्सन देयर बाई डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड ए ड्रॉवी, यानी कि जिस पर्सन को डायरेक्ट किया गया कि इस पर्सन को पे करना है वो होता है ड्रॉवी। द नेम ऑफ एनी पर्सन में बी गिवन इन ए बिल एज ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड, यानी कि और किसी दूसरे पर्सन का भी नाम उस पर दिया जा सकता है जिसको क्या लिखा जा सकता है कि ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड, यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो ये ड्रॉवी बनेगा। हिच लाइबिलिटी अराइजेस ओनली व्हेन द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी नेम्ड इन द बिल, और उसकी जो लाइबिलिटी वो कब स्टार्ट होती है, कब अराइज होती है, जब जो ड्रॉवी था जिसका नाम उसके ऊपर लिखा गया था वो उस पेमेंट को नहीं लेता। किसी भी केस में कुछ भी केस हो सकता है कि अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो उस केस में जो दूसरा नाम लिखा गया ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड, तब उसकी नीड पड़ेगी। नेक्स्ट है ए बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी पेबल ऑन डिमांड और मे बी पेबल ऑन फ्यूचर डेट, की जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है या फिर पेबल ऑन फ्यूचर डेट भी हो सकता है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन फ्यूचर डेट इज कॉल्ड यूजेंस बिल, और ऐसा बिल जो कि पेबल ऑन फ्यूचर डेट होता है यानी कि एक टाइम पे पेबल होता है उसे बोलते हैं यूजेंस बिल, टाइम बिल भी इसको हम बोल देते हैं। नेक्स्ट है ए बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ टू बी एक्सेप्टेड एंड वाइल कैलकुलेटिंग द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द यूजेंस बिल 3 days ऑफ ग्रेज आर गिवन, यानी कि जो मैच्योरिटी जो देखी जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज की तो उसके अंदर 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड जोड़ा जाता है। इसके बारे में भी आगे जाके पढ़ेंगे कि जो ग्रेस पीरियड है वो किस तरीके से काम करता है। व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड, और अगर जो बिल ऑफ एक्सचेंज वो डिसऑनर हो जाता है, ए नोटिस ऑफ डिसऑनर इज टू बी गिवन टू द ड्रॉवर एंड द अदर पार्टीज एंटाइटल्ड टू रिसीव सच नोटिस। तो एक नोटिस ऑफ डिसऑनर दिया जाता है किसको, ड्रॉवर को, या और भी कोई पार्टी है जो कि एंटाइटल्ड है कि उसको भी जो नोटिस ऑफ डिसऑनर दिया जा सकता है तो उनको एक नोटिस ऑफ डिसऑनर दिया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 8 होल्डर। द होल्डर ऑफ ए प्रोमिजरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन thereof and to receive or recover the amount due thereon from the parties thereto where the note bill of यानी कि होल्डर देखिए क्या है कि प्रोमोजरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक जिसके नाम पर दिया गया है मान लो, ठीक है, या फिर जिसके पास उसकी पोजीशन है जो कि उसकी पेमेंट ले सकता है, वो होता है होल्डर। यानी कि कोई चेक है जिसके हाथ में वो चेक होगा वो उसकी पेमेंट ले सकता है, वो जो पर्सन है उसको हम बोल देते हैं होल्डर। और वो पेमेंट लेने के लिए यानी कि वो पेमेंट ले भी सकता हो, ऐसा नहीं है कि उसका नाम ही नहीं हो मान लो, ठीक है, यानी कि वो पेबल टू ऑर्डर हो, तो ऐसा नहीं हो। when where the note bill of where the promissory note bill of exchange और चेक इज lost और destroyed, यानी कि अगर जो प्रोमिजरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक है वो लॉस्ट हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी कारण से, इट्स होल्डर इज द पर्सन सो एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रैक्शन। यानी कि जो होल्डर है वो चेक की डिमांड या बिल ऑफ एक्सचेंज की डिमांड दोबारा कर सकता है अगर वो चेक है या बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक वैल्यू के लिए दिया गया हो। अगर वो गिफ्ट में दिया हो, एज ए गिफ्ट में दिया गया, तब कोई भी होल्डर जो है वो ना तो स्यू कर सकता उसको और ना ही उसकी दोबारा डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स। एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम द possessor of promissory note, bill of exchange or check if payable to bearer or the payee or endorsee thereof if payable to add यानी कि ऐसा पर्सन जो कि किसी प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक का पोजेसर बना है, यानी कि उसके पास वो चेक है जो कि पेबल टू बैरियर हो या फिर और द पेई हो या फिर एंडोर्सी हो। उसके बाद इफ़ पेबल टू ऑर्डर before the amount mentioned in it become payable and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived his title। यानी कि अगर ये भी मान के चला जाएगा कि जो उसके टाइटल में है, जो उसके नाम है, कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, यानी कि वो उसको उसकी जो पेमेंट वो ले सकता है, तो उस केस में हम उसको क्या बोल देते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और होल्डर इन ड्यू कोर्स को एक बेटर टाइटल मिलता है एज कम्पेयर टू जिसने उसको वो जो चेक या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो दिया है। नेक्स्ट है सेक्शन 10 पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजेशन thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive payment of the amount therein mentioned। यानी कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होगा कि पेमेंट दी जाती है विद अपरेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, यानी कि जो पेमेंट की जा रही है वो गुड फेथ में की जा रही है, विदाउट नेग्लिजेंस की जा रही है और उस पर्सन को की जा रही है जिसके पास उसका पोजेसन हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। और ऐसा कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं होना चाहिए, यानी कि बिलीव किया जाएगा कि जो उसको पेमेंट की जा रही है वो बिल्कुल सही की जा रही है, वो इसका हकदार है, वो किसी वैल्यू के लिए दिया गया है, तो उसको हम बोल देते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट है सेक्शन 11 और 12 इनलैंड और फॉरेन। इनलैंड बिल देखिए क्या होगा, ए बिल विच इज ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया, यानी कि ऐसा बिल जिसको इंडिया के अंदर बनाया गया है और इंडिया के अंदर ही वो पेबल है, वो होगा इनलैंड बिल। या फिर दूसरा केस इसमें क्या होगा, ए बिल विच इज ड्रॉन इन इंडिया, इंडिया के अंदर बनाया गया है बिल, एंड द ड्रॉवी इज ए पर्सन रिसाइड इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया, और जो पर्सन है वो रेजिडेंट है इंडिया का, मे बी पेबल आउटसाइड इंडिया, तो वो जो बिल है वो चाहे पेबल आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन अगर जो पर्सन है वो रेजिडेंट है इंडिया का तो वो कौन सा बिल होगा, इनलैंड बिल। दूसरा हमारे पास होता है फॉरेन बिल, यानी कि ए बिल डैट इज ड्रॉन इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर ड्रॉ किया गया है,
बट इज पेएबल बाय पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, और ऐसे पर्सन को दिया जाता है जो कि इंडिया के बाहर रहता है, और बिल्स ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, या फिर दूसरा केस क्या हो कि यानी कि वो जो बिल है वो ड्रॉ ही इंडिया के बाहर किया गया हो, तो वो हमारे पास होता है फॉरेन बिल। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 14 नेगोशिएशन। When a promissory note, bill of exchange or check is transferred to any person so as to constitute that person the holder thereof, the instrument is said to be negotiated। यानी कि कोई प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो ट्रांसफ़र किया जाता है एक ऐसे पर्सन को जो कि सो एज टू कंस्टिट्यूट दैट पर्सन द होल्डर, यानी कि जो उसका होल्डर बन जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन। द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएटेड, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, नेगोशिएटेड। उसके बाद अपरेंट टेनर मीन्स विच इज अपरेंट फ्रॉम मेयरली लुकिंग सच एज डेट ऑफ चेक, अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स, बैरियर और ऑर्डर क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड एटसेट्रा। यानी कि अपरेंट टेनर का मतलब क्या होता है कि जो पेइंग बैंक है, ये पेइंग बैंकर है, वो आसानी से समझ सके कि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिजरी नोट है, चेक है, उसके ऊपर क्या क्या लिखा गया है, और वो सभी चीज़ें भी लिखी गई है नहीं, जैसे कि सिर्फ देखने से वो सभी चीज़ें पता चल जाएँ कौन कौन सी होनी चाहिए। डेट होनी चाहिए, डेट ऑफ चेक, अमाउंट होना चाहिए फिगर के अंदर और वर्ड के अंदर, और बैरियर है, टू ऑर्डर है वो होना चाहिए, क्रॉस्ड है या अनक्रॉस्ड है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और गुड फेथ मीन्स होता है ऑनेस्टी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 15 हमारे पास है एंडोर्समेंट। साइनिंग ऑन द फेस और बैक ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कार्ड एलओनजी। यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके फेस पर या फिर उसकी बैक पर साइन करना, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, एंडोर्समेंट। और या फिर एक पेपर के ऊपर साइन करना जो कि उस चेक के साथ अटैच किया गया है, और उसको हम बोल देते हैं एलओनजी। ये किस केस में होता है एलओनजी, कि जब जो मान लो चेक है उस पर एक लिमिटेड जगह है जिसके ऊपर साइन किए जा सकते हैं, लेकिन अगर जो साइन की ज़रूरत ज़्यादा है, ज़्यादा पर्सन को साइन करने हैं, तो एक जो पेज उसके साथ लगा दिया जाता है जिसको हम एलओनजी बोल देते हैं, उसके ऊपर बाकी पर्सन भी साइन कर सकते हैं। बाय द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएटिंग सच ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, इसमें से भी आपके पास कई बार आ चुका है, लगभग आ ही जाता है हर बार कुछ ना कुछ एंडोर्समेंट में से। सेक्शन 60 ऑफ 1 है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, मेयर सिग्नेचर ऑफ द एंडोर्सर ऑन द बैक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। यानी कि सिर्फ सिग्नेचर किए जाएंगे। मेयर का मतलब क्या होता है, ओनली सिग्नेचर ऑफ द एंडोर्सर ऑन द बैक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो एंडोर्सर है वो सिर्फ साइन करेगा उसकी बैक पर, जो चेक है या इंस्ट्रूमेंट है उसकी बैक पर। दूसरा एंडोर्समेंट इन फुल क्या होगा, व्हेन द एंडोर्सर मेक्स ए डायरेक्शन टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द चेक टू ए सर्टेन पर्सन। यानी कि जब एंडोर्सर साइन तो करेगा ही, वो साथ में वो डायरेक्शन भी देगा कि इतना स्पेसिफिक अमाउंट एक पर्सन को दिया जाएगा, एक सर्टेन पर्सन को दिया जाएगा, और हिज ऑर्डर देन द एंडोर्समेंट इज इन फुल। इसको बोल देते हैं हम फुल एंडोर्समेंट। नेक्स्ट है सेक्शन 50 रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। यानी कि व्हेन द राइट ऑफ नेगोशिएशन इज रिस्ट्रिक्टेड और एक्सक्लूडेड बाय द एंडोर्समेंट। यानी कि जब जो राइट है नेगोशिएशन का उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, यानी कि उसको आगे नेगोशिएट नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलते देते हैं रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। नेक्स्ट है सेक्शन 52 सेंस रिकर्स एंडोर्समेंट। द एंडोर्सर कैन एंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट इन सच ए मैनर एज टू एस्केप हिज लायबिलिटी। यानी कि
अगर कोई पर्सन जो है वो चेक को इस तरीके से एंडोर्स करता है कि उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाए, ठीक है, वो अपनी लायबिलिटी से बच जाए, तो उसको बोला जाता है सेंस रिकर्स एंडोर्समेंट। नेक्स्ट है सेक्शन 56 पार्शियल एंडोर्समेंट। द एंडोर्सर ट्रांसफर ओनली ए पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द एंडोर्सी। यानी कि जो एंडोर्सर है, मान लो 5000 का चेक था और वो क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि सिर्फ 3000 ही पे करने हैं, तो ऐसी एंडोर्समेंट का बोला जाता है पार्शियल एंडोर्समेंट। नेक्स्ट है कंडीशनल एंडोर्समेंट। द एंडोर्सर मे मेक हिज ओन लायबिलिटी ऑन द इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू ए कंडीशन। यानी कि जो एंडोर्सर है वो अपनी लायबिलिटी जो है किस तरीके से बना सकता है कि एक कंडीशन के ऊपर, कि अगर ये कंडीशन पूरी होगी तब मेरी लायबिलिटी होगी। द कंडीशन कैन बी द हैपनिंग ऑफ ए कॉन्टीजेंट इवेंट और मेक द राइट ऑफ द एंडोर्सी टू रिसीव द पेमेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ सच एन इवेंट। यानी कि कंडीशन किस तरीके की लगाई जा सकती है कि ये काम जब कंप्लीट होगा उसके बाद जो पेमेंट की जाएगी, उसके बाद ये जो चेक पे किया जा सकता है। तो इस तरीके की कोई भी कंडीशन अगर किसी भी चेक पे एंडोर्सर के द्वारा लगाई जाती है तो उसको बोल देते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट। नेक्स्ट है फैकल्टिव एंडोर्समेंट। द एंडोर्सी मस्ट गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द एंडोर्सर। यानी कि जो एंडोर्सी है वो नोटिस, जो डिसऑनर का नोटिस है वो एंडोर्सर को देगा, बट यानी कि आपको पता है कि अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो चेक जो नोटिस दिया जाएगा, लेकिन बट द एंडोर्सर में वेव हिज राइट इन राइटिंग टू द एंडोर्समेंट एज नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड। यानी कि जो एंडोर्सर है वो जो नोटिस ऑफ डिसऑनर है उसको वेव कर सकता है। यानी कि अगर उसको वेव कर देता है, उसको हटा देता है, तो जो नोटिस ऑफ डिसऑनर है वो उसको नहीं दिया जा सकता। द एंडोर्सर हाउएवर रिमेन्स लायबल टू द एंडोर्सी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब जो नोटिस ऑफ डिसऑनर है वो तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेमेंट नहीं की जाएगी। उसके बाद भी जो होल्डर है वो उसको स्यू कर सकता है कि मेरी पेमेंट नहीं हुई है, मेरा चेक डिसऑनर हो गया है। नेक्स्ट है फोर्ज्ड एंडोर्समेंट। फोर्ज्ड एंडोर्समेंट देखिए क्या होगी। वेयर द एंडोर्समेंट इज फोर्ज्ड, यानी कि साइंड बाय समवन समबॉडी अदर देन द पर्सन। यानी कि जिसको यानी कि उसके ऊपर साइन करने थे उसके बजाय कोई और पर्सन उसके ऊपर साइन कर देता है, यानी कि जिसका राइट था उसके ऊपर साइन करना है, उसके अलावा कोई और पर्सन उसके ऊपर साइन कर देता है, तो उस केस में क्या होगा। ऑल एंडोर्सी सब्सिक्वेंट टू द फोर्ज्ड एंडोर्समेंट डू नॉट डिलीवर एनी टाइटल इफ़ ही ड्राइव्स टाइटल थ्रू ए फोर्ज्ड एंडोर्समेंट। यानी कि तो जो एंडोर्सी हो उसके ऊपर कोई टाइटल नहीं मिलेगा अगर जो साइन है किसी और पर्सन के द्वारा, यानी कि फेक साइन जो किए गए हैं। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ एंडोर्सर। लाइबिलिटी ऑफ एंडोर्सर में देखिए क्या होगा। इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट ईच एंडोर्सर इज लाइबल टू द होल्डर। यानी कि अगर जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट जो डिसऑनर हो जाता है, उस केस में जितने भी एंडोर्सर है वो सभी होल्डर के लिए लाइबल होंगे। नेक्स्ट डिस्चार्ज ऑफ एंडोर्सर्स लाइबिलिटी। यानी कि एन एंडोर्सर इज नॉट लाइबल फॉर द इंस्ट्रूमेंट व्हेन एनी सब्सिक्वेंट एंडोर्सर डिस्ट्रॉय हिज रेमेडी अगेंस्ट पेरियर पार्टीज। यानी कि जो एंडोर्सर है वो लायबल नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर किसी दूसरे एंडोर्सर ने उसकी जो लायबिलिटी ख़त्म कर दी है, तो उस केस में जो पुराने वाला जो एंडोर्सर था वो उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। एन एंडोर्सी हु ऑब्टेन्स एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन हैज़ नो रिकॉर्स टू हिज इमीडिएट अर्लियर एंडोर्सर। यानी कि और कोई भी एंडोर्सी है जिसने कि
विदाउट कंसिडरेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि उसके पास किसी वैल्यू के लिए वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसके पास भी कोई ऐसा राइट नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 17 एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। देखिए क्या होगा। इफ़ ए डॉक्यूमेंट इज ड्राफ्टेड इन सच ए वे दैट इट कुड बी इंटरप्रेटेड एज आइदर ए प्रोमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक डॉक्यूमेंट जिसको कि इस तरीके से ड्राफ्ट यानी कि इस तरीके से बनाया गया है कि चाहे तो आप उसको एक प्रोमिसरी नोट मान लीजिए, यानी प्रोमिसरी नोट का मतलब ए प्रोमिस टू पे, या फिर उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मान लीजिए, यानी कि एन ऑर्डर टू पे। प्रोमिसरी नोट में प्रोमिस किया जा रहा है कि मैं आपको पे करूँगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हो रहा है कि आप मुझे ऑर्डर कर रहे हो कि आप मुझे पे करो। ये होता है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें क्या होगा, द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ द राइट टू चूज विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे वांट टू ट्रीट इट एज वंस दे मेक देयर चॉइस, यानी कि जो होल्डर है उसके पास राइट होगा कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को वो किस तरीके से ट्रीट करता है, यानी कि उसको वो एज ए प्रोमिसरी नोट लेके चलेगा या फिर एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज लेके चलेगा। ठीक है, तो अगर एक बार वो चूज कर लेते तो उस हिसाब से उसके आगे जो प्रोसेस फॉलो की जाती है, यानी कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में से कुछ भी वो उसको मान सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 18 अमाउंट स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड वर्ड्स, यानी कि अगर चेक है उसके ऊपर जो अमाउंट है वो वर्ड्स में अलग है और फिगर्स में अलग है। मान लो आपको बोला गया कि 50,700 ओनली, और जो आप वो देखते हो फिगर में क्या लिखा, मान लो 5070। ठीक है, यानी कि वहाँ तो लिख के 50,700 और फिगर में लिखा गया 5,070 5070। तो उस केस में क्या होता है, इफ़ द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स, यानी कि फिगर और वर्ड में डिफरेंट होता है। द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स शेल बी अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड, तो जो अमाउंट वर्ड्स के अंदर लिखी होगी उसको पे किया जाएगा एज कम्पेयर टू किसके जो फिगर में हो। अब यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं चलेगा कि ऐसी कंडीशन कोई नहीं होगी कि जो अमाउंट कम है उसको पे कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। कौन सा अमाउंट पे किया जाएगा, जो कि फिगर के अंदर होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 19 इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। एन इंस्ट्रूमेंट ऑन विच द टाइम फॉर पेमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड एंड एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड कैन बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट एनी टाइम, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर कोई डेट नहीं डाली गई है, ऐसा चेक जिसके ऊपर कोई डेट नहीं डाली गई है, तो वो पेबल ऑन डिमांड होता है। उसके ऊपर डेट डलेगी, प्रेजेंट किया जाएगा और उसकी पेमेंट उसी वक्त की जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 20 इन फोहेट, यानी कि स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। होल्डर हैज़ ए राइट टू कंप्लीट फॉर एनी अमाउंट बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प, यानी कि होल्डर है उसके पास राइट होता है अमाउंट को कवर करने का, कंप्लीट करने का, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जो कि स्टैम्प ड्यूटी के द्वारा कवर किया जाना है। द पर्सन सो साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट विल बी लाइबल टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर सच अमाउंट एंड अदर देन द होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन नॉट रिकवर इन एक्सेस अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड बाय द साइनर, यानी कि वो उसके ऊपर अपने मर्जी से जो अमाउंट डाल सकता है, लेकिन कितना, जितना कि स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से होना चाहिए, या फिर जितना वैल्यू किसी काम के बदले दी जानी चाहिए। यानी कि किसी ने किसी को ब्लैंक चेक ही दे दिया कि कोई बात नहीं, मान लो 1 लाख का काम किया किसी ने और आपने उसको चेक दे दिया कि आप अपने आप भर लेना अमाउंट, लेकिन ये थोड़ी ना कि उसके ऊपर वो 1 की बजाय 15 लाख रुपए भर लेता है। ठीक है, तो यानी कि वो एज ए वैल्यू भी होना चाहिए। तो इस केस में क्या हो गया, लाइबल टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर सच अमाउंट एंड अदर देन द होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन नॉट रिकवर इन एक्सेस अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड बाय द साइनर, यानी कि तो जो ज़्यादा अमाउंट है जो फालतू का भर दिया गया है गलती से या फिर इंटेंशनली, वो उसके लिए जो ड्रॉवर है वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारे पास
इफ़ समवन साइंस एंड डिलीवर एन इनकम्प्लीट, यानी कि अगर कोई पर्सन है जो साइन करता है, डिलीवर करता है एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट लेकिन जो स्टैम्प्ड हो, लाइक ए ब्लैंक चेक और ए फॉर्म विद ए जस्ट ए सिग्नेचर, यानी कि एक चेक दे दिया ब्लैंक और उसको बोल दिया है कि आप खुद ही अमाउंट भर लेना। दे आर गिविंग परमिशन फॉर इट टू बी फिल्ड इन, यानी कि वो जो ड्रॉवर है वो उसको परमिशन दे रहा है कि आप अमाउंट खुद भर सकते हो। द पर्सन हु रिसीव इट हैज़ द राइट टू कंप्लीट इट फॉर एनी अमाउंट, तो जो पर्सन है उसके पास राइट है कि वो उसके ऊपर कितना भी अमाउंट डाल सकता है, एज लॉन्ग एज द अमाउंट डज नॉट एक्सीड वट द स्टैम्प ड्यूटी ऑन द इंस्ट्रूमेंट कैन कवर। तो उस केस में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अमाउंट जो उससे कम रहेगा, जो कि स्टैम्प ड्यूटी के द्वारा कवर किया जाएगा, उससे ज़्यादा अमाउंट उस चेक के ऊपर नहीं डाला जा सकता। और ठीक है, ये केस हो गया। उसके बाद ना फॉर हुज लाइबल, दूसरा है कि लाइबल कौन होगा। टू है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स केस में क्या होगा, देखिए, द पर्सन हु साइन द इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट विल बी फुली लाइबल टू HDC। तो जिस पर्सन ने साइन किया है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि साइन करके दे दिया लेकिन उसमें अमाउंट नहीं डाली है, तो जो वो पर्सन है वो फुली लाइबल होगा एक HDC, यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए फुली लाइबल होगा फॉर द एंटायर अमाउंट फिल्ड इन, जितना भी अमाउंट उसके अंदर डाला गया है, काम चाहे 1 लाख का हो, अगर उसने 15 लाख रुपए भी उस पर डाले हैं और वो स्टैम्प ड्यूटी के अंडर आता है, उससे एक्सीड नहीं करता, तो पूरे के पूरे जो मनी है उसकी गारंटी उसके लिए कौन लाइबल होगा, जिसने उसके ऊपर साइन किए हैं। इवन इफ़ इट्स मोर देन द ओरिजिनल इंटेंटेड टू पे, कि चाहे वो मान लो देना 1 लाख था लेकिन उसने 15 लाख रुपए डाल दिए, तो उसके लिए भी वो लाइबल होगा। एंड HDC यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स इज समवन हु एक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ एनी डिफेक्ट, यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है, जिसने उसको एक वैल्यू के लिए लिया है, गुड फेथ में लिया है और विदाउट एनी डिफेक्ट के लिए, यानी कि ऐसा नोटिस उसने किया है कि उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है। दे आर प्रोटेक्टेड बाई लॉ, और लॉ के द्वारा भी ये प्रोटेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है टू एनीवन एल्स नॉट एन HDC, यानी कि इससे अलग जो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट एंड्स अप विद द समवन हु इज नॉट एन HDC, यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट किसके पास है जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, that person can only recover the amount that the signer intended to pay। तो ऐसा जो पर्सन है वो सिर्फ उतने के लिए ही लायबल होगा जितना कि वो पे करना चाहता था, यानी कि जो होल्डर है वो और जो साइनर है, साइनर की लाइबिलिटी कितनी होगी, सिर्फ उतनी जितने की उसको पे करना था। उससे अगर वो जो एंडोसर है या होल्डर है उसने उससे ज़्यादा उस पर अमाउंट डाल दी, तो उसके लिए साइनर जो है लायबल नहीं होगा। दे डोंट गेट द सेम प्रोटेक्शन एज एन होल्डर इन ड्यू कोर्स, और उनको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलती है। तो ये था हमारे पास यहाँ तक। इसके बाद एक पार्ट इसका और आएगा और ये आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लगभग 3-4 जो इसके हम मॉक टेस्ट भी करेंगे ताकि आपकी अच्छे से जो इसकी रिवीजन हो जाए। तो अगर आप हमारे चैनल मेल वन स्टडी में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को अपने कोलिग्स जो कि आपकी सब स्टाफ टू क्लैरिकल या फिर क्लैरिकल टू स्केल 1 स्केल 2 यानी कि ऑफिसर की जो तैयारी कर रहे हैं सभी के साथ शेयर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।